गुज़िश्ता 19 अगस्त से लापता पंच निसार अहमद भट्ट को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है। 19 अगस्त को निसार अहमद शोपिया गए थे और उसके बाद से ही वो लापता बताए जा रहे हैं। दहशतगर्दों की जानिब से एक मुबैना वीडियो में उनके हलाकत का दावा किया गया था। पुलिस की जानिब से अभी तक इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि घर वालों में निसार अहमद की गुमशुदगी की रिपोर्ट जरूर दर्ज कराई गई है। पुलिस जराये के मुताबिक निसार अहमद पर 1995 में PSA के तहत एक मामला दर्ज हुआ था और उसके ऊपर 12 FIR भी दर्ज है। निसार अहमद को बीजेपी रुकन बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहीं पार्टी के सीनियर लीडर सोफी यूसुफ का कहना है कि पंचों के अगवा और उन पर होने वाले हमले में पाकिस्तान और उनके हामी दहशतगर्दों का हाथ है। मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह इकदाम से बीजेपी की मकबूलियत में कमी नहीं आएगी। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। जैसे पहले भी कुछ पंच सरपंच और बीजेपी लीडर्स की हत्या की गई, उनको कत्ल कर दिया, उनको शहीद किया। उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी के जवान को किडनैप करके ऑडियो क्लिपिंग जारी करना और उसकी लाश वारसों के हवाले नहीं करना, और आज एक और पंच की जो की है, मैं वो बीजेपी का ना होते हुए भी मैं इन हालात में ये कत्ल किया जाता है, जिनको मारा जाता है, मैं बड़े कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ। और ये एक अनह्यूमन है, गैर इंसानी है, गैर मजहबी है, गैर इस्लामी है और गैर जमहूरी हरकत है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो निसार अहमद पंच है, ये वायरल हो गया था कि वो बीजेपी का पंच है। वो हमारा नहीं है। और मैंने आपने देखा होगा कि कल ही मैंने एक प्रेस नोट जारी किया है कि उसको कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है, ना उसने कभी ज्वाइन किया है। अब वो 19 तारीख से मिसिंग है। आज जैसे आप कहते हैं कि कुछ वीडियो मिलिटेंट द्वारा जो है वायरल हो गए हैं कि उसको हमने मारा है, तो डेड बॉडी की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारी जो फोर्सेस है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो पुलिस है, CRPF है, वो मिलिटेंटों के साथ निपटते हैं और मिलिटेंट उनके साथ भी निपटते हैं। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से आपको ये कहना चाहूँगा कि इसकी हम मजम्मत करते हैं कि जो उन्होंने वायरल किया है वीडियो, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी जवान के ऑडियो क्लिप के बाद एक और ऑडियो क्लिप जारी की गई है, जिसमें निसार अहमद भट्ट पंच की हत्या के बारे में मिलिटेंटों के द्वारा इस ऑडियो क्लिप में बताया जा रहा है। इसके बाद निसार अहमद के परिवार वालों के साथ साथ दीगर पंच और कई सारे कार्यकर्ताओं में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में काफ़ी सारी जो भावनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पर डर और खौफ का माहौल जो है वो एक बार फिर पैदा हो गया है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुमाली जोन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर के जेर सदारत आज पार्टी सदर दफ्तर में कारकुनान की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मोहम्मद सैयद अखून, पीर आफाक अहमद और सैयद तौकीर अहमद के अलावा दीगर कारकुन और पार्टी अहदेदार शामिल हुए। मीटिंग में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आम लोगों से राब्ता बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। इलाकाई सदर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि कोरोना के दौर में आवाम को दरपेश मसाइल की तरजीही बुनियाद पर उठाया जाए। उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी है कि इस हवाले से इंतजामिया और आम लोगों के दरमियान ब्रिज का काम करे ताकि लोगों की परेशानियों का अजाला किया जा सके। वादी बंगस कश्मीर के अहम सयाहती मरकजों में से एक है। कुपवाड़ा जिले में वाक़ इस वादी की सयाहत के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। काफ़ी परेशानियों के बाद इस खूबसूरत वादी को देखने का मौका मिलता है। सयाहों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें यहाँ पर आने के लिए ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों के आगोश में बसी ये वादी बंगस है। कश्मीर के खूबसूरत मकामात में ये जगह भी शामिल है। मौसम गर्मा में जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी इलाकों से भी यहाँ बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। कुपवाड़ा जिले में वाक़े वादी बंगस अपने कुदरती मनाजिर के लिए जिले का अहम सयाहती मरकज है। बावजूद इसके इस इलाके तक पहुँचना आसान नहीं है। रोड कनेक्टिविटी न होने के सबब
सयाहों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचना पड़ता था। खूबसूरत नज़ारों के शौकीन सयाह इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए भी यहाँ पहुँचते थे, लेकिन अब उन्हें ये तकलीफ नहीं उठानी होगी। सड़क की तामीर का काम शुरू हो चुका है। इसकी तामीर बॉर्डर रोड ओरिजिनेशन की जानिब से की जा रही है। BRO का कहना है कि साल के आखिर तक इस पर मैग्नीमाइजेशन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारा TP से बंगस तक ये 9 किलोमीटर रोड है। ये टारगेट मिला था, ये हमने फार्मेशन कटिंग करके इसका परमिट वर्क भी हो गया, कलवर्ट वगैरह भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह इस साल इसका BT का काम, मैगडम का काम हो जाए। और उससे आगे जो है 99 RCC के को काम है, वो वहाँ से नौगांव के साइड से कर रहे हैं। BRO की जानिब से 9 किलोमीटर तक की कटिंग का काम पूरा कर लिया गया है। इनमें से बंगस वैली को जोड़ने वाले 2 किलोमीटर के रास्ते को हमवार करना बेहद मुश्किल काम था। पहाड़ी इलाकों में ये काम सिर्फ BRO के जरिए ही मुमकिन हो सकता था। यही वजह है कि इसकी जिम्मेदारी BRO को सौंपी गई है। लिंक रोड की तामीर से इलाके के सयाहत को काफी फरोग मिलेगा। लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अगर यहाँ से जो जहाँ तक हमने किया है, यहाँ से आगे करीब 2.5 किलोमीटर छोटी बंगस बोलते हैं, वहाँ तक अगर ये कटिंग हो जाती तो ये इतनी जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हो, ये यहाँ नहीं लग जाती। आगे लोगों को बहुत आराम हो जाता, वहाँ तक पहुँच जाते। लिंक रोड की तामीर से मकामी लोग भी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि रोड तामीर के बाद इलाके में तिजारती सरगर्मियां बढ़ेंगी, जिससे मकामी लोगों की माली हालत बेहतर होगी। ये अच्छा स्टेप है। हम सरकार से ये कोशिश करेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द तैयार हो जाए। यहाँ पे हमें लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे 2-2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। मगर जब आज ये मुझे देखकर बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने ये कदम उठाया है। तो आपको मिलेगा बहुत सारा सर, बहुत सारा। इससे रोजगार खुलेगा हर किसी के लिए सर, बहुत तरक्की होगी सर यहाँ पे। और जो ये बंगस है, मतलब बहुत फेमस जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत मतलब अच्छी जगह है। यहाँ से लोग दूर दूर से आएंगे सर, हमें रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो लोकल है, हर किसी को रोजगार मिलेगा सर। गाड़ी वाले, दुकानदार, जो भी है, हर किसी को रोजगार मिलेगा सर। वाज़ेह हो कि रोड कनेक्टिविटी ना होने के सबब सयाहों और मकामी लोगों दोनों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। शहरी इलाकों से आने वाली जरूरी अशिया या तो जानवरों के जरिए पहुंचाई जाती थी या फिर लोग पीठ पर लाद कर ही अपना सामान लाते थे। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि सड़क की तामीर से लोगों को इन परेशानियों से निजात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले कई दिनों से मैदानों से लेकर पहाड़ों तक जारी बारिश के थमने से मौसम में थोड़ा सुधार जरूर आया है। हालांकि 270 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खुल तो गया है, लेकिन भारी बारिश के सबब हाईवे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसमें रामबन से लेकर बनिहाल तक सड़क का हिस्सा कई जगह पर टूटने से हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर उधमपुर से लेकर बनिहाल तक कई मकामात पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगने से हज़ारों गाड़ियों और उनमें सवार मुसाफिरों को परेशानी हो रही है। श्रीनगर की शान मानी जाने वाली डल लेक की सफाई की मुहिम जोर पकड़ चुकी है और झील की सफाई के लिए जदीद तर्ज की मशीनें श्रीनगर पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट की जानिब से तश्कील माहिरीन की कमेटी की सिफारिश के बाद डल झील की सफाई मुहिम शुरू की गई। जेके लेक्स एंड वाटरेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से 4 करोड़ रुपए में जदीद मशीनें खरीदी हैं। वादी कश्मीर का तस्वुर डल झील के बगैर अधूरा है। दोनों एक दूसरे की शिनाख्त है। डल के बिना कश्मीर का और कश्मीर के बिना डल लेक का तस्वुर अधूरा माना जाता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी ने इनकी खूबसूरती को बदनुमा कर दिया है। मकामी लोगों और सयाहों की लापरवाही ने भी इनको नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। दर्जा हरारत के इजाफे के बाद झील के कुछ हिस्सों में घास और लिली की पत्तियों के उगने से भी डल की खूबसूरती मुतासिर होने लगी है। इसे देखते हुए अदालत आलिया की हिदायत पर माहिरीन की एक टीम तश्कील की गई, जिसकी सिफारिश के बाद डल झील की सफाई की मुहिम शुरू हुई। मकामी लोग इस अमल के शुरू होने से काफी खुश है।
ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने ये लावड़ा डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत पहले से भी बहुत पहले भी क्लीन होता था बहुत सही से, बट दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। यहाँ के जो लोकल्स है वो भी कंप्लेन करते थे कि यहाँ पे स्मेल बहुत आ रहा है और ये जो वीड है ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मगर इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अभी ये जो अभी मशीन्स लाई है, हाईटेक मशीन्स है, तो ये पता चल रहा है कि इससे बहुत अच्छा बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। इसकी सफाई के लिए जेके लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जदीद तर्ज की मशीनें मंगवाई है। जेके लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घास निकालने वाली मशीन के साथ साथ 100 टन कैपेसिटी वाली 2 बराज भी खरीदी है। 4 करोड़ रुपए खर्च कर ये DMRC से हासिल की गई है। इनमें से एक खुद से चलने वाली है जबकि दूसरी घास ट्रांसफर करने में इस्तेमाल होगी। ख्याल रहे कि मैनुअल तरीके से मुतय्यना मुद्दत में ढल झील की पूरी तरह सफाई नामुमकिन है। यही वजह है कि माहिरीन ने अब हाईटेक मशीन के जरिए इसकी सफाई की हिदायत दी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स है उन्होंने एक एडवाइस किया हमें कि आप यहाँ एक इंडिजिनस इक्विपमेंट लाइए इसके लिए। तो उनके रिकमेंडेशंस पे फिर दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली उनके थ्रू हमने ये जो इंडिजिनस पहली बारी 2012 के बाद प्रोक्योरमेंट की है। तो पहली बारी हमने यहाँ पे ये प्रोक्योर की है मशीन है। ये करीबन 4 करोड़ के आसपास जो हमारे पास ये सेट ऑफ मशीन्स आया है। तो ये हाई कैपेसिटी मशीन्स है जिसमें एक हाई कैपेसिटी डिवीडिंग मशीन है, 2 डम बार्जेस है, एक सेल्फ प्रोपेल्ड बार्ज है। डिवीडिंग मशीन के बाद जो वीड हमारे इसमें डॉकयार्ड में आएगा, इसको वीड ट्रांसफ़र क्रेन हमने मंगवाया है। तो ये इक्विपमेंट हमने थ्रू DMRC के बदौलत यहाँ पे पहुँची है मशीनें। एक इसमें डम्बार जो अभी रास्ते में है। इन मशीनों के साथ इसको ऑपरेट करने वाले माहिरीन भी श्रीनगर आए हैं जो मकामी अहलकारों की मदद करेंगे। इन मशीनों के इस्तेमाल से डल की पुरानी खूबसूरती को बहाल करने में मदद मिलेगी। इन मशीनों के जरिए यौमिया 500 टन के करीब गंदगी को साफ किया जा सकता है। अभी केरला है ना, केरला में बहुत लेक्स है, उसे क्लीन करने के लिए हम ये यूज़ कर रहा है ये मशीन्स। इधर अच्छा तरह वो उधर वर्क करा गया और इधर देखूंगा हमको अभी टेस्ट करना है। अभी मशीन 50 में है और 2-3 डेज के बाद वो फुल फोर्स में स्टार्ट करेगा। तो देखेंगे कैसे वो निकलेगा। फर्स्ट टाइम है ना कश्मीर से, देखेंगे कैसे वर्क करेगा। और 2 दिन के बाद सबसे वो वर्क शुरू हो गया तो आ गए तो देखेंगे। मशीन का ट्रायल जल्द शुरू किया जाएगा। जेके लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को उम्मीद है कि झील की सफाई से मुतालिक तमाम मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। अथॉरिटी का कहना है कि सफाई के बाद लोगों को बिल्कुल नए अंदाज में डल झील देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरकजी हुकूमत की जानिब से स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत सरकार मुल्क के सबसे साफ शहरों का सर्वे करती है। आइए जानते हैं इस सर्वे में श्रीनगर को कौन सा मकाम हासिल हुआ। श्रीनगर को हिंदुस्तान के सबसे साफ शहरों में 36वां मकाम हासिल हुआ है, जबकि इस सर्वे में जम्मू 224वें मकाम पर आया है। ये मुसलसल चौथा साल है जब जम्मू इतने कम मकाम पर रहा। जम्मू ने 10 लाख से कम आबादी वाले 382 शहरों और कस्बों में 2284.16 नंबर हासिल किए। इससे कबल 2019 में श्रीनगर ने 357वीं रैंक हासिल की थी, जबकि जम्मू ने 318वां मकाम हासिल किया था। श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर गजनफर अली ने कोरोना वबा के बावजूद भी सफाई निजाम के लिए सैनिटरी मुलाजिमों को लगाया और श्रीनगर शहर को खूबसूरत बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस सर्वे में श्रीनगर को 36वें मकाम पर पहुंचाने के लिए श्रीनगर नगर निगम का अहम रोल रहा। तो हमने कम से कम आज से 20 दिन पहले स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव शुरू की है। उसमें हमने तमाम ये जो शिया पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वो कवर किए हैं। हर इमामबाड़ा में मैं खुद पर्सनली गया। आज भी सुबह में गया था हसनाबाद, जडीबल और बागवानपोरा, लाल बाजार। हम रोज़ वहाँ पर एक तो सैनिटेशन हो गया, दूसरा हम सैनिटाइजेशन भी, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो आज़ादार है वो आते जाते रहते हैं इमामबाड़ों में। इस सिलसिले में हमने कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पर हर रोज़ वहाँ पर हम सैनिटाइजेशन कराते हैं।
श्रीनगर को साफ बनाए रखने की कोशिशों का रिजल्ट ये रहा कि साल 2019 में अपनी रैंकिंग में 393 से सुधार करते हुए 357 नंबर की छलांग लगाकर इस साल 36वां मकाम हासिल किया है। मौसम गर्मा की राजधानी ने 2905.58 नंबर बनाए और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले मुल्क भर के शहरों में 36वां मकाम हासिल किया। इत्मीनान देना चाहते हैं हमारी शिया बरादरी को कि किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम। जो भी वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स थी, डिफंग स्ट्रीट लाइट्स थी, वो हमने रिपेयर कराई है और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी नई लगाने की वो भी लग चुकी है ऑलमोस्ट हर जगह पर। श्रीनगर शहर में लोगों को कूड़ा उठाने की कई सारी सहूलियात फराहम की जा रही है, जिसमें श्रीनगर नगर निगम के मुलाजमीन हर एक शख्स के घर पहुँचते हैं और वहाँ पर कूड़ा खुद ले जाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए भी कई सारे इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि शहर को 10वें मकाम पर लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से शोपियां जिले के दोबजान में घरेलू मवेशियों के इलाज और उनके रखरखाव के ताल्लुक से फ्री कैंप का एहतमाम किया गया। जिला सदर मकाम से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई दुबजान में लगे इस कैंप में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। कैंप में डॉक्टरों ने जानवरों को होने वाले इमराज के वक्त फर्स्ट एड और उनकी खुराक को लेकर ज़रूरी सलाह दी। कैंप के दौरान मकामी लोगों को कोविड-19 से बचने और उनके फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के मुतालिक भी जानकारी दी गई। मकामी लोगों ने फ्री कैंप के एहतमाम पर राष्ट्रीय राइफल्स का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि मुश्किल लम्हों में उनकी मदद के लिए राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हमेशा पेश रहे हैं। आर्मी की तरफ से 62 RR वालों का तो यहाँ पर इनने बहुत सहूलियत पहुँचाई है। इस कोविड की बीमारी में भी यहाँ पर गाड़ियों का अरेंजमेंट इनने रखा हुआ है, दवाई का रखा हुआ है। माल मवेशी वहाँ से लोगों को बेचारों को ला रहे हैं और पहुँचा रहे हैं और दवाई भी बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है और दुबजन आर्मी वालों ने बहुत हेल्प किया है। 62 RR ने किया है और इसमें हमारी जो बैग दुबजन की पोस्ट की 62 RR वाले जो यहाँ पर है इनसे हमें बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलती है, क्योंकि इससे पहले भी वो पैकेज चावल दाल हर एक जो था इन्होंने हर एक आदमी को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पहुँचाया है। ऑफिसर्स आर्मी 62 डोगरा और हम सबसे पहले 62 की जो बात है, इन्होंने आर्मी हमारी ने जो ये कैंप यहाँ पर लगाया है बहुत काफ़ी सालों के बाद, इस कैंप का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कोविड-19 को एहतियात बरतने से ही शिकस्त दी जा सकती है। अनंतनाग का दोरू कस्बा इस लिहाज से बेहतर नतीजे देने वाला इलाका साबित हुआ है। लाखों की आबादी वाले इस इलाके में सिर्फ 2 कोरोना मुतासरीन ही रहे। इलाके में कोरोना न फैलने के सबब मकामी लोगों की एहतियात है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और घरों से बाहर निकलने को लेकर लोग इंतजामिया के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इस हवाले से मकामी बल्दिया का भी अहम किरदार रहा है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए उसकी तरफ से मुसलसल बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। वाज़ेह हो कि कोरोना के ताल्लुक से लोगों को इस बेदारी का जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया है। आप लोगों ने यह एहतियात किया है कि हमने इनके कहने पर जो इनकी राय थी, जो इनमें रहनुमा खुतूत थी, उन पर अमल किए, तो उस पर मास्क दिए थे, उनका सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा और जो सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मैंने हदायत दी इलाका शाहबाद को भी, खासकर हमने इलाका शाहबाद में उसने खासकर अपना बहुत रोल अदा किया। सैनिटेशन जो बार बार किया है, खासकर टाउन म्यूनसिपलिटी टाउन के बाहर भी उन्होंने बहुत काम किया। जहाँ इनको पता लगता था शायद उधर कहीं पेशेंट नज़र में आ रहा है, तो ये दिन रात मेहनत करके उधर छिड़काव करते थे और उनको भी सैनिटाइज करके। एरिया पड़ता है जिसमें 17 वार्ड पर मुश्तमिल है, 17 वार्ड्स पे। अभी तक आपको मैं एक गुड न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि अभी तक कुछ 1-2 केसेस छोड़कर हमारा तकरीबन जो भी डूरू वेरीना का डोमेन म्यूनसिपल रिलेटेड पड़ता है वो कोविड फ्री है तकरीबन। तो आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला हमने जो कोशिशें की, खाली मैंने नहीं, मेरे जो सफाई कर्मचारी है वो यहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर चाहे डॉक्टर साहिबान है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे पुलिस के जवान है, जो भी डिपार्टमेंट इसमें आए, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस इलाके को मैक्सिमम कोविड फ्री रखा। गिलगित बाल्टिस्तान और वेस्टर्न तिब्बत
के तक जम्मू कश्मीर की सरहदों को तोसी देने वाले डोगरा जनरल जोरावर सिंह की नस्लें अपने आबाई गांव विजयपुर में तालीम की रोशनी फैला रही है। जनरल जोरावर सिंह की पड़पोतियां दीक्षा और रिया कोरोना के इस दौर में गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही दोनों ही बहनों ने बच्चों की तालीम के लिए मकामी मंदिर को स्कूल में तब्दील कर दिया है। रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए बच्चों को हर मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। दोनों ही बहनों ने इलाके के 23 बच्चों को पता लगाकर उन्हें तालीम देनी शुरू की। बच्चों का सारा तालीमी खर्चा भी यही उठा रही है। जम्मू से 35 किलोमीटर दूर आरपुरा बॉर्डर के एक गांव अरनिया में अभी भी कुछ खानदान ऐसे हैं जिन्हें सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं मिल पा रहा है। विजय कुमार इन्हीं में से एक है। 50 साल के विजय कुमार की माली हालत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि घर घर जाकर वो लोगों से राशन इकट्ठा करते हैं। आम लोगों की इमदाद से ही उनका घर चलता है। रिहाइश भी बोसीदा घर में ही है और मौसम कोई भी हो, हर मौसम में उन्हें नागहानी हादसे का खौफ सताता रहता है। विजय कुमार के पास हर तरह का शनाख्ती कार्ड है, लेकिन इन सब से अलग उन्हें किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। उनका कहना है कि कोरोना दौर में बीपीएल कार्ड होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिल पाया। मेरा मकान बिल्कुल ही कच्चा, मेरे को कोई नहीं आया जी, ना मिगी गैस थोई ते जनानी मेरी मरी दी, बच्चे मेरे घर घर खज्जल होआ दे ते मेरे को कुछ नहीं, सरकार ने कुछ नहीं मेरे हल दिखा। ते इस वास्ते सरकार अगे रिक्वेस्ट करना, माफ़ी मंगना कि जनाब मेरा नहीं है मौका दिखा जा। मेरा तो घर एक कच्च मकुच्चा, जनानी मरी दी, बच्चे मेरे घर घर खज्जल होआ दे ते सौरे जन्ना तो भी जुत्तियां मारते आखते न्याणे चुक ते ले जा, कुत्थे ले जावां न्याणे जी, इत्थे आपे नहीं खाने, थोड़ी दिहाड़ी लगती नहीं, कोई जे लाना तो कोई 100-200 रुपया तो मैं आपे के खाई जूना जनाब। रुट्टी भी 2 टाइम बनानी है तो बड़ी मुश्किल बनती है। कोठा चौंदा मेरा ते मेरी कहानी नहीं सुनी जनाब। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। इसकी वाइफ भी डेथ होगी उनकी, तो इसलिए बेचारा ये छोटे छोटे परिवार है, रोटी पैदा करने के लिए बहुत लाचार है ये। तो इसका मकान टूट गया बेचारे का। काफ़ी देर जो आते हैं बाहर से, कोई लीडर वगैरह आते हैं यहाँ के, सुनता कोई नहीं है इसकी, तो इसलिए ये बहुत परेशान है। मेहरबानी करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान करके इसका मोदी के आगे हम निवेदन करते हैं कि इसका घर जल्दी जल्दी कोशिश करे बनवा दे। राशन भी नहीं मिलता सर, इनको कुछ भी नहीं मिलता कभी किसी। हाँ, मतलब इसका आधार कार्ड वगैरह जो भी कागज होते हैं डॉक्यूमेंट्स के पूरे हैं, जो बाहर से आते हैं सुनता कोई नहीं है, कभी उधर भागता रहता है, कभी उधर भागता है, लोगों के घर में खाना खाता है, कभी किसी कोई दे देता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 3 बच्चे हैं, परेशान हैं। तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट का काम, मोदी का यही हम प्रार्थना करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इनको अपने जो आपके यहाँ आगे वर्कर हैं उनको बोलकर इनका घर अच्छी तरह बनवा दीजिए। ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल्स लेबरर्स यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर अपने मुतालबात को लेकर आरजी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में पीडीपी, पीडीडी, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, आईटीआई, सफाई मुलाजमीन और आरआरडी के अलावा दीगर महकमों के मुलाजमीन शामिल हुए। मुलाजमीन का कहना है कि कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी सरकार उनकी हालत पर तवज्जो नहीं दे रही है। उनका कहना है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो वादे किए गए थे आज तक उन पर अमल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल नौकरी के अलावा उन्हें मुलाजमत के हवाले से मिलने वाली कोई भी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। एलजी साहब को मेमोरेंडम देंगे और आज हम डिवकॉम साहब को मेमोरेंडम देंगे। अपना एक एसआरओ बनाया था 1994 में 64, 25 साल से कोई एसआरओ नहीं बनाया गया। 2017 में एसआरओ बनाया 520। अगर वो एसआरओ स्टैंड कर रहा है, हमारे कुछ डिपार्टमेंट के लोग उस एसआरओ के अंडर परमानेंट हो गए हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, स्टेट हो गया, लेकिन हमारी भी पीएचई की जो 6500 फाइलें जो अभी तक धूल चाट रहे हैं 2019 की सेक्रेटरी में पड़ी है, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं है। हम यही चाहते हैं, ना तो पे दे रहे हैं, ना तो कोविड-19 के टाइम में जो मोदी साहब ने बोला था कि इनको रिलीफ दिया जाएगा, कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। आज 6 महीने से हमें लगातार पे नहीं है। इसकी हमारी 3 डिमांडें हैं। एक तो रेगुलेशन पॉलिसी, जो 20-25 सालों से लोग लगे हुए हैं उनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी, और साथ में मिनिमम वेजेस एक्ट
जो ड्यूटी हर ड्यूटी में मिल रहा है इंडिया के, और हम चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी में जे.एंड.के ड्यूटी में भी लागू हो। उसके साथ साथ जो इन्होंने SRO 520 निकाला हुआ है उसको भी लागू किया जाए और उसमें अबेटमेंट की चाहते हैं। लेकिन सरकार ने 2017 में एक हमें SRO 520 दे दिया, वो भी आधा अधूरा। हमने चलो उसको भी मान लिया, लेकिन 2 साल से पिछले 2 साल से उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा। और टोटल उसमें 500 बंदा परमानेंट, कम से कम 7, 8, 10 हज़ार फाइल सेक्टर में पहुंची है सिर्फ PHE की। बाकी डिपार्टमेंट 28 डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ PHE की। अगर 28 डिपार्टमेंट की बात करो तो 30 हज़ार फाइल है, उसका कोई डिस्पोजल आज तक नहीं हुआ। सरकार की ढुलमुल नीति है हर चीज़ पे। जितनी बार हम प्रोटेस्ट करते हैं हमें कहा जाता है आप 10 दिन वेट कीजिए, 20 दिन वेट कीजिए। चाहे कोई चीफ मिनिस्टर से पहले या सत्यपाल मलिक गवर्नर साहब थे, या LG साहब आए, या मनोज सिन्हा जी आए, हमें मनोज सिन्हा से बड़ी उम्मीद है कि इन्होंने अच्छा काम किया अपने इलाके में जहाँ ये MP रहे। तो हमारी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि हम गरीब लोग हैं, हमें इतनी देर सड़कों पे दर-बदर होते हुए हमें इनसे बहुत उम्मीद है कि ये हमारा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और SRO 64 में हमें परमानेंट किया जाए। हमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में माहौलियाती आलूदगी से पाक रखने के लिए यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट ने रवा साल 1 करोड़ दरख्त लगाने का हदफ मुतय्यन किया है। ग्रीन जम्मू कश्मीर की इस मुहिम में फौज, नीम फौजी दस्ते, पुलिस और ज़िला इंतजामिया के अलावा गैर सरकारी तंजीमों की मदद ली जा रही है। इन अहदाफ को हासिल करने में ये सभी ताउन कर रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए महकमे जंगलात के सीनियर एहलकारों और आला अफसरान ने 270 किलोमीटर लंबे जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह का सर्वे कर वहां पर पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया है। सर्द इलाके के चिनार से लेकर बॉस और दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स को इस मुहिम के तहत लगाया जा रहा है। हमारे पास करने को यानी जो एरिया हमने ट्रीट करना है वो तो बहुत ज़्यादा है। इसमें हमारे अल्पाइन पास्चर, सब अल्पाइन ग्रासलैंड्स भी आते हैं और ओपन डिग्रेडेड एरिया भी आते हैं। लेकिन जो हमें साल का जो हमारा प्रोग्राम होता है वो बहुत कम होता है। तो हमने कहा क्यों ना इस साल से हम कुछ इनोवेटिव लो कास्ट हम ग्रीनिंग की कोशिश करें। तो उसी इनोवेटिव लो कास्ट ग्रीनिंग में हमने जो हमारी पैच सोइंग तो शुरू से चली आ रही है उसको बढ़ावा देंगे। लेकिन हमारे मोस्टली टेंडर्स हो चुके हैं और प्लांटिंग के काम करीबन 20% अभी कंप्लीट हो चुके हैं। मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दिए जाने के बाद भदरवाह में 3 रोज़ा मेला की शुरुआत हो गई है, जहां पर मकामी इंतजामिया ने मेले के दौरान सभी रहनुमा उसूलों की पाबंदी करने की खास हिदायत दी है। ये मेला वासुकी नाथ की अक़ीदत में मनाया जाता है। मकामी रवायतों के मुताबिक इन्हें वादी का मुहाफिज तस्वुर किया जाता है। कोरोना के सबब मेले के दौरान अहम तक़रीबात का ही इनेकाद किया जाएगा। ये त्यौहार हर साल नागपंचमी के मौके पर मनाया जाता है। कहा जाता है कि 3 रोज़ा मेला मुग़ल बादशाह अकबर और भदरवाह के राजा नागपाल के दरमियान हुई मुलाकात की यादगार के तौर पर मनाया जाता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने ट्रेडिशन को देख के। कोविड-19 की वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, तो अपने फिर भी ट्रेडिशन को देख के काफ़ी अच्छा वासुकीनाथ जी का मतलब आशीर्वाद हो रहा है वगैरह प्राप्त हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेला पट का पहला दिन था और जैसे आपने देखा कि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बड़े अच्छे से पालन किया। लोग आपको मास्क लगा के दिखे और लोगों ने कोशिश की कि कम से कम लोग मेले में आएँ। और मेला जो पहले आधा घंटा पौना घंटा चलता था, तो रिचुअल्स के हिसाब से 5-10 मिनट में ही उसको आज ख़त्म किया गया। और जो स्टैंडर्ड SOPs जो फॉलो है कोविड के लिए, वो लोगों ने बड़े अच्छे से फॉलो किए। हमने पूरे इंतजाम किए हुए हैं और रिलीजियस प्लेसेस को खोलने के रिलेटिंग जो भी SOPs आई हैं वो सारी पूरी तरह फॉलो हो रही हैं। आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं कोई ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, कोई ज़्यादा कॉन्ग्रेगेशन यहाँ पे नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनसे ये अपील की जा रही है कि वो SOPs को फॉलो करें, ज़्यादा गैदरिंग नहीं करें हैं। दर्शन करने जाना है अंदर तो 6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजौरी के गरीब कुनबों को मकान मुहैया कराए जा रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार 2022 तक अपना घर का हदफ पूरा कर लेगी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत गरीब लोगों को घर मुहैया कराए जाते हैं। ऐसे में
राजौरी जिले के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में लोगों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। दरअसल गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को मरकजी हुकूमत की जानिब से घर बनाने के लिए मदद की जाती है। लिहाजा राजौरी जिले में 12,000 लोगों को घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई, जिसके तहत उनके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। अब कच्चे मकान में बहुत परेशानी थी, पानी अंदर आता था, सर्दी में बच्चे बीमार होते थे और बहुत मुश्किल थी। गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, सरकार ने, जो मकान पक्के बन गए। उन केंद्र सरकार द्वारा भी जो निर्देश जारी किए गए जो डिपार्टमेंटों ने भी उन्होंने भी हमारा जो पॉजिटिव रोल अदा किया और हमारी जो जितने लोग थे जो जेन्युइन केस थे हमने जो उठाए हो। और आज हमारे जो इस समय जो हमारे इस गांव के अंदर काम चल रहे हैं, इस वक्त 15 मकान जो हैं वो नए बन रहे हैं और हमारे बाकी जो मकान है वो आने वाले दिनों के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उनके जल्दी से जल्दी जो है 2 साल के अंदर अंदर हम जो सभी को जो है वो पक्का करें। दरअसल बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों के कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा इस स्कीम के तहत बीपीएल कुनबों को पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जम्मू डिवीजन में बात करें तो मैक्सिमम टारगेट जो है इसी डिस्ट्रिक्ट का है। ये इंश्योर कराया गया कि देखिए इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं पीएमएवाई में। कुछ मकान ऐसे हैं जो अब शुरू हुए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसे उनको शुरू होने से पहले ही 50,000 रुपये मिल जाती है। कोविड जो है स्टार्ट हुआ था तो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन था, लोग नहीं मूव कर पा रहे थे, मटेरियल की प्रॉब्लम आ रही थी। अब तो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो गई हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ भी हैं वो भी चलने, और इवन जो हमारा मटेरियल है वो भी स्मूथली ट्रांजिट हो रहा है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जम्मू से कुछ आना है वो भी आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। लोगों के काम मकानों के भी आराम से चल रहे हैं और जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम मकान कंप्लीट होते जाएंगे, जिस स्टेज पे भी होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट उनके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। पीएमएवाई में भी यहाँ पे इस बार 100% कवरेज का टारगेट है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तकरीबन हमने को 12,000 आदमी के अकाउंट में डाल भी दिए। जैसे जैसे लोग जो एलिजिबल लोग हैं आएंगे उनके खाते में पैसे जाएंगे। मरकजी हुकूमत की ये कोशिश है कि 2022 तक हर किसी के पास अपना पक्का घर हो। लिहाजा प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए उन लोगों को इससे मुस्तफीद किया जा रहा है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार 2022 तक हर किसी के पास अपना पक्का घर का हदफ पूरा कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के लोग दोहरी मार्ग से जूझ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान गोलाबारी करता है तो दूसरी जानिब गोलाबारी से छुपने के लिए बनाए गए बंकर्स में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही है। अब इंतजामिया हालात को सुधारने की बात कर रहा है। ये कोई आम घर या तहखाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जानिब से होने वाली फायरिंग से बचने के लिए बनाए गए बंकर है। कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बनाए गए इन बंकरों की बरसात के दिनों में हालत खराब है। मकामी लोग शिकायत करते हैं कि इनमें पानी भरा हुआ है और कई जगहों पर सांप या दूसरे जहरीले जानवर भी हो जाते हैं। ऐसे में भला कैसे वो इस कैंप में रह सकते हैं। इन बंकरों को इसलिए बनाया गया था ताकि जब पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर फायरिंग हो तो लोग बंकरों में चले जाए। कुछ बंकरों से पानी वाटर पंप की मदद से निकाला भी गया, लेकिन कई बंकरों में अभी भी पानी भरा है। इसमें पानी देखो घुटने घुटने तक तो पानी भर रखा है। इसको डेली निकालते हैं, डेली भर जाता है। और जब पाकिस्तान की गोली चलती है तो हम इसमें बैठ तो सकते नहीं। इसमें बैठने से मतलब क्या, कहाँ बैठेंगे मतलब है ही पानी पानी है पूरा इसके अंदर। तो इससे वजह से हमको बहुत परेशानी है इसकी। बंकर में तो पानी पानी है, इधर रहने योग्य ही नहीं है। पानी रहता है इधर, रात को तो गोली बहुत आती है, तो रहने के लिए कहाँ जाएं हम। देखो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम थी कि बॉर्डर वालों को बैंकर बना दो ताकि हर साल ये परेशान होते हैं। जो बैंक से सेंक्शन हुआ पता नहीं 2,1600 बैंकर गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया बॉर्डर पर, मगर उससे कोई 1,000-1,500 बैंकर बना हुआ है। मगर जो बने हैं उससे 50% बैंकर बेकार है। ऐसे बैंकरों की हमें क्या जरूरत है। हालांकि इंतजामिया इन बातों से इनकार करता है। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ओपी भगत इन बंकरों को देखने पहुंचे और कहा कि ऐसा नहीं कि सभी 1320 बंकरों के हालात खराब हो, बल्कि कुछ बंकरों में पानी भरा है। इन बंकरों में लोग महफूज रहते हैं। जब बंकर नहीं थे तब लोग गोलाबारी की वजह से हिजरत करने को मजबूर हो जाते थे। इस परेशानी का भी हल निकाल लिया जाएगा।
देखिए जितनी ज़्यादा हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक हमेशा ध्यान रहता है कि बॉर्डर के लोगों को कम से कम परेशानी हो। ये थोड़ी थोड़ी मुश्किलातें हैं, जब हमने शुरू किया था तो 0 से किया था, अब आज 90% ठीक हो गया है, तो जो 10% जो कमियां हैं वो भी पूरी कर ली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इनको मतलब बिल्कुल ही इतना सारा खराब हालात हैं कि बिल्कुल ही सारा कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा, कार्यरत हैं हम लोग। एक तरफ पाकिस्तान की गोलाबारी, दूसरी तरफ बंकरों में भरा पानी, यकीनन परेशानी बड़ी है, लेकिन इंतजामिया यकीन दिला रहा है कि वो हालात सही कर देगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही ऐसा होगा और आम लोगों की मुश्किलें कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुंछ में नेपाल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन की जानिब से वर्ल्ड स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2020 का इनेकाद किया गया। ये चैंपियनशिप दुनिया के बैनुल-अक़वामी स्कूल खेल फेडरेशन के ज़ेर बैनर मुनाकिद की गई, जिसमें दुनिया भर के कुल 22 ममालिक के 4 बर्र-ए-आज़म के 560 ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। लिहाजा वर्ल्ड लेवल की इस चैंपियनशिप में पुंछ के 5 ताइक्वांडो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप, इंटरनेशनल वर्ल्ड ताइक्वांडो पोमसे चैंपियनशिप इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और हमारे ये सब हमारे कोच सर की वजह से, वो हमें इतनी अच्छी कोचिंग देते हैं, इसकी वजह से, और हम अपने कोच सर का थैंक्स करते हैं। मैं स्टेट में 3 से 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, नेशनल प्लेयर भी हूँ, और मैंने वर्ल्ड ताइक्वांडो कोरिया से ब्लैक बेल्ट भी की है, और हमने वर्ल्ड स्कूल पोमसे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया है। क्योंकि हमारे पास हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, इसलिए इसके कारण हम इक्विपमेंट की कमी होने के कारण भी हम इतना आगे जा सकते हैं। अगर हमारे पास इक्विपमेंट हो तो हम कितना आगे जा सकते हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अगर इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, उससे हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, J&K को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हमारे कोच सर हैं जो हमें स्कूल से आकर, हालांकि उन्हें अभी इतना टाइम नहीं मिलता, वो भी फिर भी आके हमें यहाँ पर आके अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं सुंबल में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से इंटर विलेज वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट में सुंबल, इंद्रकोट, वांगीपोरा पाइन, अरमापुर, वान मोहल्ला, पंजीनारा, गुंजीपुरा और वांगीपुरा बाला की टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट के अख्ताम पर सभी टीमों को वॉलीबॉल किट के तौर पर टी-शर्ट, नेट दिया गया। टूर्नामेंट देखने आए शायकीन के लिए अच्छा खासा इंतजाम किया गया। बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। बाजू के शहरों, कस्बात और देही इलाकों में नौजवानों को खेल के सरगर्मियों से जोड़े रखने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का एहतमाम किया जाता है। काश्तकारों की बेहतरी के लिए लगाए जाने वाला किसान पखवाड़ा काश्तकारों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसमें जहां नई नई तकनीक से काश्तकारों को रूबरू कराया जाता है, तो वहीं अफसरान हुकूमती मनसूबाबंदी को लेकर भी काश्तकारों की मदद करते हैं, जो आगे की खेती के लिए एक मनसूबा बनकर बेहतर नतीजे देता है। रिपोर्ट देखिए। काश्तकारों को बेहतर सहूलियात फराहम कराने के मकसद से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगातार कोशिशों में लगा है। वक्त वक्त पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से काश्तकारों को बेदार किया जाता है। साथ ही अफसरान मौके पर जाकर भी फसलों का मुआयना करते हैं और काश्तकारी को बेहतर बनाने की पहल की जाती है। इन्हीं तमाम बातों के मद्देनजर पिछले दिनों किसान पखवाड़ा भी मुनक्किद किया गया, जिसमें काश्तकारी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर गौर व फिक्र किया गया। रामबन में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए तमाम बड़े अफसरान मिलकर बैठे और गौर व फिक्र किया। इस दौरान 14 दिनों तक हुए किसान पखवाड़े को लेकर भी बात की गई। इस मौके पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और उससे जुड़े महकमों के अलावा बैंक और नाबार्ड के अफसरान भी शामिल रहे। इस दौरान तय किया गया कि काश्तकारों के लिए चलाई जा रही हुकूमत की मनसूबाबंदी का पूरा फायदा काश्तकारों तक पहुंचे और उन्हें किसी तरह की दिक्कतें न आए, इसकी कोशिशों पर अमल किया जाएगा। आगे चलकर पखवाड़े के दौरान इस तरह के कामों को किया जाए जिससे कि काश्तकारों को फायदा हो और उन्हें बेदार होने का भी मौका मिले। जिस तरह से खेतों में फसल या बागों में फल उगाने के लिए काश्तकार दिन रात मेहनत करता है, उसी तरह से काश्तकारों की बेहतरी के लिए अफसरान भी काम करते हैं और दोनों जब अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाते हैं तो नतीजे अच्छे सामने आते हैं। किसान पखवाड़ा यकीनन इन बातों में मजबूती देता नजर आता है। जी मीडिया के लिए रामबन से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट।
गुज़िश्ता कई सालों से अलग अलग वजहों से वादी के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कभी मौसम की मार तो कभी वादी के हालात की वजह से बागवान परेशान रहे। ऐसे में असर बागवानों के साथ साथ फ्रूट्स डीलर्स और पेस्टिसाइड्स का कारोबार करने वालों पर भी पड़ा है। अब सरकार की कोशिश है कि बागवानी और खेती से जुड़े हुए किसानों को सरकारी स्कीम्स के तय बेदार कर और उन्हें मॉडर्न खेती के तरीकों से आमदनी उनकी दोगुनी की जाए। रिपोर्ट। पहले आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद एहतियातन नाफिज की गई पाबंदियों से कारोबारी परेशान थे। रही सही कसर कोविड-19 ने पूरी कर दी। हालात ये है कि बागों में लगे फल तोड़ने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। किसी तरह फल टूट भी जाए तो पैकिंग नहीं हो पा रही। पैकिंग कर भी ली गई तो फलों का बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से ऑनलाइन ट्रेडिंग और सरकारी मंडी जरूर लगाई गई, लेकिन फिर भी किसानों का नुकसान नहीं रुक रहा। पिछले साल से जो इलाका है ये सिर्फ डिपेंड करता है ज़्यादा इसी पर सनत पर, एप्पल की सनत पर है। पर बदकिस्मती पिछले साल भी पहले मेवा खराब हो गया, फिर सूरत हाल ऐसी नहीं रही कि सेब की जो फसल कटाई थी वो ठीक तरह से नहीं चली। तो फिर पता लगा तो बर्फ पहले से पड़े तो दरख्त टूटे, नुकसान हो गया बहुत। सेबों का कुछ नहीं आया, भराई नहीं हुई, तो बहुत सी मुश्किलात आ गई। इस साल आपको पता है कौन सी मुश्किलात है। दवाई नहीं हुई, बीमारियां चढ़ गई, सिकेब की बीमारी चढ़ गई सेबों पर। बहुत सी मुश्किलात हो गई इस सनत की, खासकर मैं शिपियां की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सी मुश्किलातों में घेरा हुआ है ये सनत। इस इलाके या शोपियां डिस्ट्रिक्ट की हम बात करेंगे, 220 गाँवों की बात करेंगे। ये तो सेब में बैकबोन माना जाता है पूरे 22 डिस्ट्रिक्टों में। तो जहाँ तक ये इस इंडस्ट्रीज को या इन सेब की दरख्तों को ग्राउंड लेवल पर जाएंगे हम, तो इतना इकदाम नहीं होता है जितना होना चाहिए। किसानों को हो रहे नुकसान का असर खेती और बागवानी से जुड़े हर शोबों पर पड़ रहा है। सेब की खेती करने वाले किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आलम यह है कि किसान अब बागों की देखरेख के लिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेस्टिसाइड के कारोबारियों को भी पता है कि सरकार ने यूटी में बागबानों और किसानों की मदद के लिए कई स्कीमें चलाई हुई है। उनका मानना है कि कश्मीर में एप्पल इंडस्ट्री के फरोग के लिए सनतकारों और किसानों को सरकार की मदद की जरूरत है। एडामा का प्रोसीजर ऐसा है कि जो भी स्टॉक एडामा का आता है वो उनका जो यहाँ पे डिपो है जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस पे बना है, जो भी स्टॉक आता है उसकी पहले वहाँ पे सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग होने के बाद ही ये स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आ जाता है। उसके बाद ये स्टॉक मार्केट में डीलर्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है सर। तो वहाँ पे कंपनी का जो R&D डिवीजन बैठा है वहाँ पे तजिया होता है ये नई डिजीज जो आई है ये कौन सी आई है और उस पे कौन सी दवाई मौसर रहेगी। तो वही दवाई नेक्स्ट ईयर या R&D में 2-3 साल चल के वही दवाई आती है। तो जो उन नई डिजीज़ों पे छिड़क के जो मौसर कारगर होती है। वो इन्फोर्समेंट की बात रही, बिल्कुल चेकिंग होती है, कोई सब स्टैंडर्ड दवाई ना आया हो तो अगर कहीं पे भी उनको कुछ मिलता है तो वो बर वक्त कार्रवाई करते हैं। हम उनका भी शुक्रगुजार हैं कि वो इतनी मार्केट में जाते हैं, उतनी सिचुएशन ये देखते हैं कि कोई सब स्टैंडर्ड दवाई ना आया हो। हिस्ट्री है इस इंडस्ट्री को बचाने में, एक बहुत बड़ी कोशिश मैंने की और मेरी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है। लेकिन आज के डेट में जब मैं बजात खुद इंडस्ट्री पे नज़र डाल रहा हूँ, कश्मीर की तकरीबन एक बहुत बड़ी आबादी इस पे मुनसिर है। जम्मू कश्मीर तकरीबन कश्मीर का बैकबोन जो है इस फ्रूट इंडस्ट्री पे मुनसिर है। मजदूर से लेकर यहाँ का हर कोई, हर रेड वाला हो, ट्रांसपोर्टर हो, कागज़ वाला हो, घास वाला हो, गरज जिस चीज़ पे हम नज़र डालते हैं तो वो तकरीबन तमाम मुनसिर इसी इंडस्ट्री पे है। लेकिन बदकिस्मती से बार मैंने भी सरकारों से अपील की थी कि इस इंडस्ट्री को बचाने में कोई अहम रोल अदा करे, लेकिन न कारखाने में तोते की आवाज़ कहाँ होती है।
महकमा हॉर्टिकल्चर और महकमा ज़राअत की जानिब से बागवानों और किसानों के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों शोपिया के केल्लर इलाके में किसान मेला लगाकर मकामी बागवानों और किसानों को बेदार किया गया। मेले में किसानों को सरकारी मंसूबों के तहत बेदार किया गया। मकामी DDC की माने तो किसान मेले के जरिए 100% किसानों को सरकारी मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। इंतजामिया की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का KCC बन जाए ताकि पैसों की कमी की वजह से पैदावार पर असर ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए उर्दू दुनिया का नंबर 1 न्यूज़ चैनल जी सलाम। हरियाणा के CM मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और लिखा है कि मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया है आज और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये मनोहर लाल ने लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। हरियाणा के CM मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैंने कोरोना का टेस्ट आज कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो आप सभी से भी यह गुजारिश है लिहाजा कि मास्क ज़रूर लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। दरअसल हरियाणा के CM मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और लिखा है कि मैंने कोरोना टेस्ट कराया है और जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।